स्वर्ण आभा न्यूज़ के प्राइम टाइम से मैं सुभाष सिंगाठिया। आज हमारे साथ हैं रूपाली जी। आप कर्णपुर श्री गंगानगर के राजकीय महाविद्यालय में अंग्रेजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सहायक आचार्य। आप अच्छी कवित्री है, सामाजिक मुद्दों पे लिखती है, शोध और स्पिरिचुअलिटी में आपका खूब विश्वास है और इस क्षेत्र में आप समय समय पे गंभीर रूप से काम कर रही हैं। समाज में बहुत सी विसंगतियां हैं, बहुत सी विद्रूपताएं हैं, यहाँ तक है कि व्यक्ति अपनी जान तक से हाथ धो बैठता है। समाज में भौतिकता बहुत अधिक बढ़ गई है, आदमी और संवेदना की वैल्यू जैसे खत्म ही हो गई है। इन्हीं तरह के मुद्दों को लेकर आज हम रूपाली जी से बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं रूपाली जी से। रूपाली जी, जैसे मैंने अभी कहा कि व्यक्ति कहीं दूर चला गया है और इस तरह की चीज़ें समाज पे हावी हो गई है, व्यक्ति पे हावी हो गई है कि कई बार व्यक्ति इस लेवल तक चला जाता है कि उसको लगता है कि ये दुनिया अब तेरे लिए नहीं है, और किस किस तरह के प्रेशर उस पर काम करते हैं कि अपनी जान से हाथ धो बैठता है। आपका क्या मानना है? एक व्यक्ति समाज में इस तरह की चीज़ें कर लेता है, इस दुनिया बहुत कीमती होता है जीवन, फिर भी वो मतलब एक पल ऐसा आता है कि दुनिया से चला जाता है और बाद में उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। आप एक बौद्धिक पर्सन है, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है और समाज पे एक महीन दृष्टि रखती है, माइक्रो विज़न है आपका। आप क्या देखती हैं? आप इवन के कॉलेज में बच्चों से मिलती हैं, अपने पढ़ाई के दौरान और लोगों से मिले, बाकी सामान्य जीवन में हम बहुत लोगों से मिलते हैं। हम और लोगों से इसलिए अलग है कि हमें देखना आता है ना। अलग तरह से चीज़ें दिखती है वो और होती है, उसके पीछे तक हम झांकने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों के पीछे आप क्या कारण मानती हैं? सर, आपकी उदारता है कि आप इतना कुछ आप सोचते हैं मेरे बारे में, आप मुझे देखते हैं इस तरह से। स्वागत है, स्वागत है। मैं सीख रही हूँ वैसे अभी ये सभी सब। लोग सीख रहे हैं, हम लोग आजीवन विद्यार्थी रहते हैं। जी सर, धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है कि आपको इतना कुछ आता है, उसके बावजूद आप अपने आप को इतना कमतर आंकते हैं, और जब तक हम कमतर में आंकेंगे तभी हम सीखेंगे, ये जाहिर सी बात है। स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू। सर, जैसे आत्महत्या, सुसाइड, डिप्रेशन, ये वर्ड्स अब आम हो गए हैं। अब रोज़ ही कोई ना कोई न्यूज़ आती ही है इस तरह से जी कि जी बिल्कुल। डिप्रेशन है या आत्महत्या की। अभी कुछ ही दिन पहले जैसे गंगानगर में भी ये न्यूज़ सुसाइड की आई हाँ थी। बिल्कुल, देश भर से आती रहती बिल्कुल, है। वो सुसाइड ऐसा था कि वो एक एजुकेटेड पर्सन का था, एजुकेटेड जिसको हम कहते हैं, या करेक्ट, क्योंकि एजुकेटेड वर्ड को मार्कशीट से लगा लेते हैं आजकल, एजुकेट डिग्रियों से। मार्कशीट में होना और एजुकेटेड होना, हो इसमें भी बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। एजुकेटेड मतलब अवेयर होना, जी अपने आप को जानना, अपने समाज को जानना। बहुत बहुत मायने हैं सर एजुकेटेड वर्ड के। जी जी। और इसके अलावा वो पर्सन एक डॉक्टर थे और उन्होंने सुसाइड किया। तो जैसा आपने बताया कि समाज में आज ये आम बातें हो गई है, और वाकई ये आम बात बिल्कुल हो गई है, जो कि बहुत दुख देने वाली है। दुख देने वाली। और जब उन्होंने सुसाइड किया तो मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मुझे पता चला तो मैंने जस्ट उसके बाद मैं सोचने लग गई, और मैंने ये इमेजिन किया कि मैं अभी बिल्कुल सही स्थिति में हूँ, मेरा जी जी। स्वास्थ्य ठीक है, और स्वास्थ्य ठीक है, फिज़िकली फ़िट हूँ तो ठीक है, मेंटली भी फ़िट हूँ। मेंटली फ़िट इन द सेंस लाइक अभी मुझ पे कोई ऐसा प्रेशर प्रेशर नहीं। नहीं। वैसे तो हम ओवरथिंक करते ही रहते हैं, हम बिल्कुल। सोचते रहते हैं ऐसा। और ये भी है कि कोई पर्सन ऐसा नहीं है कि जो मेंटली आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, क्योंकि इसको इसको साधने में अपने मानस को, अपने मेंटल जो कामनेस है, कंपोज्ड जो एक कंपोज्ड जी पोस्चर, जी। उसमें आना भी एक बड़ी बात है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ भाई, एक नॉर्मल चीज़ की बात कर रही हूँ कि ठीक है, मैं अभी मेंटली ठीक हूँ, फिट नहीं कह सकते, ठीक हूँ। और उसमें उसमें कि मेंटली अगर आप फिट है तो आप फिजिकली भी ठीक रहेंगे। यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आता है। हाँ, क्योंकि मानव में जैसा कि ब्रेन, बिकॉज मैन हैज़ द ब्रेन, ह्यूमन हैज़ द ब्रेन, दैट्स वाई ही इज़ द मोस्ट और द बेस्ट स्पीशीज ऑफ ऑन द बिल्कुल अर्थ। तो ब्रेन की वजह से ही हम इतने महत्वपूर्ण हैं। जी।
तो मैंने सोचा कि मैं ठीक हूँ और मेरा इतना नहीं है कि अभी अगर मुझे कुछ ऐसा कह दे कोई कि एक मोटा रस्सा लेके आओ और उसे सीलिंग फैन से जी बांधो और उसे जी गले में डालो और वो पेन के थ्रू गुजरना, गले में डालने से पहले ही जो इतना एफर्ट्स करने हैं उसके बारे में मैं सोचने लगी। फिर मैं उस पर्सन के माइंड के बारे में सोचने लगी जो इतना टूट चुका है, जिसने ये सोच लिया है कि मैं अब ख़त्म होना चाहता हूँ। लाइफ को ख़त्म करना दैट मीन्स आपने अपने वर्ल्ड, अपनी दुनिया, अपने आप को ही ख़त्म करना है। जी वो पर्सन की जो उस टाइम मनस्थिति है, उस टाइम में वो पर्सन इतने एफर्ट्स कर रहा है अपने आप को ख़त्म करने की। जिस टाइम आप ये सोचिए, आप ये थोड़ा सा सोचने समझने की कोशिश कीजिए कि वो पर्सन मानसिक रूप से पूरी तरह से मतलब बिखर चुका है इतना, तो उसके जो शरीर है वो भी कांप ही रहा होगा कहीं ना कहीं, उसके शरीर में भी जान नहीं बची होगी ना। उस कंडीशन में उसको ऐसी क्या चीज़ है जो उसे पुश कर रही है रस्सा लाके सीलिंग फैन से बांध के उसे अपने गले में डाल के, और ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कोई बिल्कुल पेनलेस हो जाएगा। वो ही हैज़ टू एंड्योर द पेन, ही और शी हैज़ टू एंड्योर द पेन। उस पेन के थ्रू जाके वो अपना जीवन नष्ट कर रहा है। यानी कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे इतना पुश कर रही है। वो बातें तो जैसे हम समाज की आपने बात की, मैं यही कहता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आदमी इतना मतलब अशक्त हो जाता है, और उस स्थिति में मुझे आपको ये नहीं लगता कि जिसको हम समाज कहते हैं, और हो सकता है दर्शकों को ये बात ठीक नहीं लगे जो देख रहे हैं उनको, लेकिन ये भी कहीं एक कड़वा सत्य है कि जब आदमी इस तरह के एफर्ट्स करता है तो ये सारी की सारी समाज ने उसको इस स्थिति में पहुंचा दिया, और वो जो पावर थोड़ी देर के लिए आती है, वो समाज ने उस पर जो जिस तरह की ज़्यादतियाँ की होती है, वो पावर भी कहीं मुझे लगता है वो हाथ ही समाज के होते हैं, उस व्यक्ति के रहते नहीं उस वक्त। जो समाज उसको इस स्थिति में लेके आता है, वो हाथ ही उस समाज के होते हैं कि लो आप जाओ और हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जी, समाज के हाथ की अगर आप अपनी बात करते हैं तो एक होता है कि एक मतलब बिल्कुल मटेरियलाइज्ड फॉर्म में जो समाज है, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट जो कि समाज की आइडियोलॉजी है, जो कि समाज की डिज़ाइनिंग है, जो कि समाज की कंडीशनिंग और कोडिंग है। इसमें दो चीज़ें दोनों ही काम करती है। अलग अलग पर्सन पे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन जो हम देख सकते हैं कि वो ये दो चीज़ें ज़्यादा उस पर असर डालती है। एक तो उसकी खुद का व्यक्तित्व जो कि समाज ने ही डिज़ाइन किया है बचपन से, उसको कहा गया है कि बनना है कुछ, समाज में कुछ करके दिखाना है, समाज के लायक बनना है। ये परिभाषाएं हैं और इन पे खरा उतरना है। मतलब आप कह रहे हो कि समाज एक फ्रेम बनाता है, और उस फ्रेम में अगर वो फिट हो गया तो समाज के लिए वो बहुत कामयाब व्यक्ति है। वो फ्रेमिंग में अगर वो नहीं, उससे छोटा रह गया, उससे फ्रेमिंग से बाहर निकल गया तो खत्म हो जाएगा समाज के हिसाब से, कि वो व्यक्ति कामयाब नहीं है। जी, आप सही कह रहे हैं। समाज का जो फ्रेमवर्क है, अब जो मटेरियल की मैं बात कर रही थी उसमें वो आपने जैसे कहा कि बातें समाज की, वो शब्द, तो ये तो बिल्कुल दिख गया कि ये तो बिल्कुल हमें दिख जाता है, और ये केसेस तो ठीक है, इसमें हमें दिख जाता है कि उस पर्सन ने उसे इतना बुरा बोला था जो कि उसको बहुत लग गया था, और इसलिए उसने ऐसा कदम उठा लिया। ये ठीक है, ये है। अब जैसे इसमें भी समाज की बचपन वाली कोडिंग है सर। वो उस टाइम उसका इंसेंटिव कह सकते हैं, इंसेंटिव नहीं, आई विल से कि उसमें पुश या फिर एक उसको एकदम से वो उस टाइम जैसे हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं ना, तो चने जल्दी उबल जाते हैं। तो वो उसने काम किया है उत्प्रेरक का उस टाइम। वो पर्सन की एक डायलॉग इतना क्या हावी हो गया कि उस पर्सन ने वो डायलॉग तो जस्ट उसका एक कारण बन गया, अदरवाइज बचपन से उसकी जो व्यक्तित्व है वो समाज में है। या पेरेंट्स के हम अगर नरिशमेंट की बात करें तो आज इतना बिजी एंड हार्ड एंड फास्ट और हेक्टिक लाइफस्टाइल है कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बच्चे को डरा देते हैं कि वो आ जाएगा, तो बचपन से वो कमज़ोर भी दिल भी हो जाता है। या बचपन से जैसे समाज की जो परिभाषाएं हैं वो उसके ऊपर खरा उतरना चाहता है। तो ये मटेरियल तो जो मैं तो उसका डायलॉग की बात कर रही हूँ कि जो दिख रहा है, बट एब्स्ट्रैक्ट जो है वो फ्रेमवर्क है। वो एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि समाज की लेबलिंग। तो वो पर्सन पहले से ही टूटा हुआ है। वो सोचता है कि मैं अनवर्दी हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है,
और इसलिए वो छोटी सी बात भी उसके दिल पे लगती है। अदरवाइज़ आप किसी जिसको हम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी इसलिए होती है कि उसके बचपन से, अब पेरेंट्स को अकेला मैं जिम्मेवार नहीं कहूँगी, क्योंकि उसके आसपास उसके टीचर्स भी होते हैं, सराउंडिंग्स में टीचर्स भी होते हैं, बट पेरेंट्स का रोल ज़्यादा बड़ा होता है। इसीलिए पेरेंट्स एंड टीचर्स की बात करें तो वो पर्सन अपने आप को अनवर्दी फील करने लग जाता है। और अब इसके कारण में जाते हैं कि वो पर्सन अपनी वैल्यू क्यों, ऐसे अपने आप को वैल्यू किन डेफिनेशंस और किन परिमापों पे वो अपने आप को आंक रहा है। वो परिमाप देखिए सर, क्योंकि वो परिमाप और वो परिभाषाएं ये समाज ही देता वो है। परिमाप और वो जो परिभाषाएं हैं उन पे वो अपने आप को पूरा खरा नहीं उतार पा रहा है, और उसलिए वो अनवर्दी फील करता है। बल्कि मनुष्य अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है, अगर हम सिर्फ मानव को देखें। लेकिन हम आजकल मनुष्य को देख ही नहीं रहे हैं। आसपास समाज में क्या देखा जा रहा है कि उसके पास कितना पैसा है। एक कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के सामने आता है तो सबसे पहले वो उसमें क्या देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये एक इंसान है और चलो इसे बात की जाए, नहीं, वो पहले देखेगा कि इसका क्या स्टेटस है, क्या इसका पद है, जेंडर भी देख लेगा, लड़का है कि लड़की है, क्लास क्या है, किस कास्ट का है, किस कम्युनिटी से आया है। फिर उसके बाद उसको उस तरह से डील करेगा। फिर पहले ये सब कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, मैं ऐसे नहीं कह रही कल्चरल एस्पेक्ट्स के कोई मायने नहीं होते हैं, इनके भी मायने होते हैं, बट हम पहले से ही, जिसे हम फैलेसी कहेंगे, क्योंकि हमने हम ये कि समाज पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बात करता है, ये क्या? पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बात करता है। हमने पूर्वाग्रह बना लिए कि ये तो होते ही ऐसे हैं, तो इसलिए वो जो पर्सन है उसके सामने डेफिनेशन रखी जाती है कि ये बनना है और ऐसे ही बनना है, तो वो पर्सन अपने आप को अनवर्दी फील करने लग जाता है। 2 एग्जांपल मैं दूंगी जो कि अभी इन्हीं हाल ही में मेरे साथ भी हुए हैं। कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया था, तो मैंने फ़ोन किया था, मुझे कोई काम था, तो मैंने कहा कि मैं रूपाली बोल रही हूँ। तो वो सर थे, तो उन्होंने थोड़ा सा रूपाली बोल रही हूँ, ठीक है, तो वो थोड़े बिजी थे एक्चुअली। तो फिर मैंने थोड़ा सा पोज दे के ये बोला कि सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग एट करणपुर श्री गंगानगर बोल रही हूँ। मैंने लेबल लगाया, और लेबल लगाने देते कहते अच्छा ये बताइए ना, फिर कहते हैं अच्छा ये बताइए ना, ये है बताने वाली बात। और अब ये देख लीजिए, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लेबल की वैल्यू है, एक इंसान की वैल्यू नहीं है। और दूसरी बात, कल फ़ोन आया, एक्स सैनी बोल रहा है, कोई एक्स सैनी बोल रहा है, और उसने मुझे फ़ोन किया, जैसे मेरा फुल नेम रूपाली सैनी है, तो उन्होंने यही कहा कि मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया क्योंकि आप भी सैनी हो, मैं भी सैनी हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको फ़ोन करना चाहिए, आप मेरी हेल्प करेंगी। तो मैंने कहा कि सर इसमें हेल्प मतलब आप मुझे कह दो कि मुझे ये काम है और मैं आपकी हेल्प करूंगी, इसमें सैनी का क्या है। मतलब यहाँ पे बात वहीं आती है, हम देखते हैं कि समाज कौन सा है, हमारे समाज को हम मतलब ओवरऑल हमारा पर्सपेक्टिव देखो। समाज ने अपने खांचे बना रखे हैं, कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक कहीं ख़त्म हो गया है, या फिर चलो सभी आउटलुक्स की बात छोड़िए सर, आप सिंपल सी ये बात देखिए कि हम मानव को कहीं भूल गए हैं। और वो मानव जब सिर्फ मानव रह जाता है और लेबल अपने ऊपर नहीं लगा पाता है, देर सवेर नहीं भी लगा पाता है, तो वो अपने आप को फिर इस समाज के लायक से नहीं समझता, क्योंकि समाज के फ्रेमवर्क में फिट नहीं हो रहा है। और एक बात ये भी मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे मैं बच्चों से बातचीत करती रहती हूँ और पेरेंट्स से भी मिलती रहती हूँ, पेरेंट्स बच्चे जो स्पेशली, जैसे कि पिछले साल एक ही हफ्ते में 5 से 6 सुसाइड हुए थे, जो कि बहुत हिला देने वाली बात थी हमारे एरिया में, जो कि बहुत हिला देने वाली बात थी। 5 to 6 सुसाइड विद इन अ वीक, एंड दैट टू बाय मोस्टली दे वर यूथ, दे वर फ्रॉम वेरी यंग एज, उन्होंने सुसाइड किया। तो इनमें क्या रहा, जैसे मैं बातचीत करती हूँ, पेरेंट्स अपने बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, देख बेटा ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो मैं तो तेरे को मार दूंगी, मम्मी कहती है या पापा कहते हैं मैं तो तेरे को मार दूंगा। या कुछ पेरेंट्स इसको ऐसे कहते हैं, ऐसा वैसा क्या, आप टैबू बना रहे हो। पहले तो आप उसको टैबू बना देते हो, फिर बच्चा उसको, अब बच्चे में क्यूरियोसिटी होती है, अब वो क्यूरियोसिटी हो गई, वो उसको एक्सप्लोर तो करेगा। देखो आप उसे नहीं रोक सकते, बच्चा एक पूरा अपनी आप में इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअल पर्सन है, यू कांट स्टॉप इट। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ,
ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं जी पढ़ा है। जी जी जी। मेरे जो बच्चों ने मुझसे शेयर किया या पेरेंट्स ने भी मुझसे शेयर किया। दूसरी बात ये डायलॉग बोलते हैं कि ऐसा वैसा कुछ हुआ तो देख तेरे पापा ना, तेरे पापा मर जाएंगे। और क्या है ये ऐसा वैसा, क्या ऐसा ऐसा वैसा होता क्या है। और तीसरी बात जो कि हम जैसे अभी ये डायलॉग ख़त्म हो रहे हैं, जिसको जो ऑनर किलिंग में आते थे, ऑनर किलिंग में आते थे, वो ये बोलते थे कि मेरे टाइम में ये डायलॉग बोला जाता था। मुझे नहीं बोला गया, बट मेरी फ्रेंड्स तो थी ना, मुझे आई एम हैप्पी कि मुझे नहीं बोला गया। तो इसमें ये था कि देख इधर अगर कुछ किया ना, देख यहीं ये जो घर है ना, इसका आंगन है, यहीं गाड़ देंगे, इसके ऊपर तुलसी का पौधा लगा देंगे और किसी को पता नहीं लगेगा तू गई कहाँ। ठीक है, तो अब देखो वो जो बच्चा है वो किसको कहेगा, जाके किसको कहेगा। अपने उसके पास पीयर ग्रुप है, उसका पीयर ग्रुप भी उसके जैसा ही है, सलाह देने वाला कौन है, या फिर वो किसी गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा। डिप्रेशन पहले से है, समझ कुछ पहले से नहीं आ रहा, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। और क्योंकि मैं ये बात सुसाइड से इधर इसलिए ले आई क्योंकि मोस्टली इसी एज में सुसाइड हुए हैं अपने एरिया में, पहले से हो रहा है और वो डिप्रेशन और जाता है। इसके बजाय अगर पेरेंट्स, कितना अच्छा हो पेरेंट्स ऐसे कहें, पहले तो बचपन से उसके बेस्ट फ्रेंड बन के रहे, उसे गुड टच बैड टच के बारे में बताएं और उसे काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं कि कुछ भी हो अपने शेयर कर लेना या कुछ। और बड़े होते होते जब जैसे ही उसकी जो ये हार्मोनल चेंजेस या टीन एज जिसको हम कहते हैं वो आए, तो उसमें वो कहे कि यू कैन शेयर विद मी, उसके इतने बेस्ट फ्रेंड बन जाए कि वो सबसे पहले आपको आके बताए, पेरेंट्स को आके बताए। तो और सबसे अच्छा सलाहकार और सबसे अच्छा फ्रेंड पेरेंट्स के अलावा सलाह देने वाला कोई नहीं होगा। उसको फिर भी आप उसको जज भी मत कीजिए, अगर वो कुछ बता भी दे या कुछ भी हो जाए, प्लीज़ जज करना बंद कीजिए। और पेरेंट्स के लिए नहीं, हर किसी से मैं कहना चाहूँगी, डोंट जज एनी पर्सन, क्योंकि हम सब इंसान ही तो हैं। वी आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग एंड हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जाएं तो हमारे साथ बहुत सारी बीमारियां स्पिरिचुअली भी जुड़ी हुई हैं, जिनको शायद कुछ लोग ना माने बीमारी, लेकिन वो बीमारी मेरे हिसाब से बीमारी है, जैसे कि क्रोध। तो हर कोई इतना ऐसा तपस्वी नहीं है कि उसे क्रोध ना आए। क्रोध है तो इंसान को ही आएगा ना। आप फिर उससे बात करना बंद कर देते हो, ये तो गुस्सेल है, ये तो चिड़चिड़ा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर कीजिए। लोभ हम जज करते हैं, ये तो लालची है, ये तो बिल्कुल ही, मतलब आप क्या लालची नहीं हो, हर किसी के अंदर लालच है, लेकिन हम क्या कहते हैं, ये तो लालची है, अब मतलब अब देखना ये 10 के 20 मांगेगा, ऐसा मतलब जज करते हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग बोले जाते हैं। लोभ मोह तो होता है, लेकिन जो अटैचमेंट होता है, यहाँ पर भी इस तरह से भी आदमी अपना दायरा बढ़ा नहीं पाता है। धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल हम सब ने सुना भी है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। इसका मतलब हम ये मानते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसका मतलब आदमी को, सामने वाले को भी मशीन माना जाता है। जैसे मशीन है, उसको हम चलाएंगे तो चलेगी, बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगी, है ना। और एक व्यक्ति में तो संवेदनाओं से भरा हुआ पुंज है उसके अंदर, है ना। और अगर हम भौतिकवाद जितना अधिक बढ़ रहा है, आशा सामने वाले आदमी से अधिक बढ़ रही है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत अधिक बढ़ रही है, लेकिन वो जिम्मेदारियां बटाने वाला भी कोई नहीं है। और ऐसे में संवेदना का साथ कम से कम होना चाहिए व्यक्ति को, कि हाँ, एक व्यक्ति को लगे कि हम तुम्हारे इमोशनली साथ हैं, है ना। तो इमोशंस भी खत्म है। तो ये चीज़ें भी कहीं आपको लगता है कि कोई एक फैक्टर है? ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर, कि हम इमोशनली किसी के साथ हो जाएं, इमोशनली हो जाए तो उसे एम्पैथी सिंपैथी से एम्पैथी की ओर चलें, तो बहुत बड़ी बात है। बट आजकल तो लोगों में सिंपैथी ही नहीं रही सर। और अगर जैसे कोई किसी को कहता है कि आई वांट टू शेयर माय प्रॉब्लम्स एंड मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, वो किसी को नहीं कहता, अपनी फैमिली वालों को ही कहता है मोस्टली, अपने और उसके आजकल तो दोस्ती आपको पता ही है कैसी रह गई है। बिल्कुल। दोस्ती बहुत खतरनाक हो गई है। और दोस्ती की बड़े-बड़े गिफ्ट आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आदमी की कदर नहीं है। जी, आदमी की कदर तो है ही नहीं। चलो फैमिली की बात करते हैं, अगर फैमिली में भी वो कहता है, तो फैमिली में भी इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल है, भागम भाग की ज़िंदगी है कि हम, ठीक है माना हम भागम भाग में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे फैमिली मेम्बर्स को ये विश्वास होना चाहिए
कि हम जेन्युइनली इससे शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि जैसे इंडियन कल्चर में फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो शायद उस कल्चर में ये बातें फिट नहीं होगी, बट हम यहाँ पे अभी लोकल बात कर रहे हैं, रीजनल बात कर रहे हैं, तो उसमें फैमिली इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ नो डाउट। अब फैमिली में कहीं ना कहीं ये होना चाहिए कि मैं अगर ये मुझे बिल्कुल जेन्युइनली सुनेगा, और इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे कहेगा कि तूने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा कैसे कर, तुझे अपने परिवार का पता नहीं है, खानदान का पता नहीं है, पता नहीं क्या क्या। अभी जो खानदान वाली बात है और ये पता नहीं कैसे कैसे डेफिनेशन है, मैं यही फ्रेमवर्क आ जाता है, यही फ्रेम। पहले आप ये तो सोचो कि वो एक इंसान है और मनुष्य है, भगवान नहीं है वो, या भगवान नहीं, या फिर कोई उसने ऐसा थोड़ी है कि उसने अपने आप को साध लिया है या सब चीज़ों पे विजय प्राप्त कर लिया है। तो हम अगर हर मनुष्य है, अब आते हैं फैमिली से बाहर, अगर हर मनुष्य लेबल लगाना बंद कर दे और व्यक्ति की वैल्यू व्यक्ति से ही हो जाए, तो शायद इस स्थिति में सुधार आ जाए। वो किस पद पे है, क्या व्यक्ति है, जी, क्या उसको आता है, कैसा उसका रूप रंग है, ये भी बहुत जजमेंट वाली चीज़ें होती है कि मेरे साथ खड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और कपड़े, बहुत अच्छे, कपड़े कैसे पहने हैं बताओ। अब वो आदमी मतलब आपकी ब्रांड से भी पहचान है। आइडेंटिटी, जो पर्सन की आइडेंटिटी है वो उसके कपड़े हैं, वो उसका ब्रांड क्या पहना हुआ है, वो किस क्लास या किस कास्ट या किस पद पे है, ये है। आदमी कहाँ है मुझे बताइए। ये चीज़ें बहुत रेस्टलेसनेस है, और ये सच्चाई है सर। हम डेली अगर आप बहुत ही अगर अभी जो बातें सुन रहे हैं या जैसे हम बात कर रहे हैं, हम अभी से अवेयर होके इसी मोमेंट से अगर शुरू कर देना इन चीज़ों पे ध्यान देना, तो हम हैरान रह जाएंगे कि यही चल रहा है सर, यही चल रहा है। रूपाली जी, आप साहित्य की विद्यार्थी रही हैं और साहित्य पढ़ाती हैं और साहित्य लिखती भी हैं। कोशिश करती हूँ सर। जी जी। आपको लगता है कि हम जो लिटरेचर के लोग हैं, हमारा तो ये मानना है कि जब हम साहित्य में कम से कम वो ताकत देता है इन चीज़ों से लड़ने की, समाज से लड़ने की, समाज की रूढ़ियाँ हैं उनसे लड़ने की, इस तरह की तमाम चीज़ों से लड़ने की हमें एक ताकत साहित्य देता है। चाहे वो चित्र है तो वो देता है, कला हमें देती है, नाटक हमें ताकत देता है, ताकत के साथ साथ एक विजन देता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम रचना जितनी साहित्यिक विधाएं होती है, उसमें सबसे बड़ी बात जो हमें मिलती है वो संवेदना मिलती है हमें। कहानी बिना संवेदना के नहीं आ रही, कविता बिना, इवन की एक जो पेंटिंग सामने हमारे टंगी हुई है वो भी अगर हमारे में क्षमता है तो वो भी हमसे बात करेगी। और मल्टी डायमेंशनल होगी वो, मतलब निर्जीव होने के बावजूद। तो जब दुनिया इतनी भौतिकता की ओर बढ़ गई है, तो ये चीज़ें कहीं अपना रोल प्ले करे, इसके लिए किस तरह की चीज़ें अपनाई जाए कि समाज में वो लोग जिनको पढ़ने की आदत नहीं है, पढ़े लिखे होने के बावजूद, क्या ये सहायक हो सकती है आपकी नज़र में? सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इन चीज़ों से काउंसलिंग तो एक बात है ही है कि काउंसलिंग करी जाए, लेकिन ये चीज़ें अपने आप में बड़ी काउंसलिंग है, मतलब ये मेरा मानना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर मिलती है इनसे हेल्प, क्योंकि मुझे 2-3 एग्जाम्पल याद आ रहे हैं जी। एक कोरियोग्राफी करवाई थी सर मैंने एसिड अटैक पे जी, और उस एसिड अटैक के बाद जो ऑडियंस थी वो तो रोई ही थी, और उन्हें उस टाइम उस दर्द का एहसास हुआ था, जो कि हालांकि ये एसिड अटैक ऐसा मुद्दा है कि इसमें हर कोई ही रोने लग जाएगा, लाइक जो भी, लेकिन आज तक वो कह रहे थे कि हमने इतनी गहराई से नहीं सोचा था इस चीज़ को कि एसिड अटैक के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या हुआ उस लड़की को दिखाया गया कि पहले जो उसकी इंगेजमेंट थी वो टूट जाती है, वो जॉब से निकाल दी जाती है, मतलब एक पर्सन की पूरी लाइफ नष्ट हो जाती है। सुसाइड से कोई कम बात नहीं है। तो इस तरह से यहाँ से साहित्य ने इम्पोर्टेंट, ये साहित्य या जो कोरियोग्राफी है या नाटक है, ये सब हमारे साहित्य में ही आते हैं जी। दूसरा, अभी हमारे कॉलेज में पिछले साल एक नुक्कड़ नाटक किया था बच्चों ने, जो कि नशे पे था, और उसके बाद हमारे कॉलेज के जितने भी लड़के, स्पेशली लड़के लड़कियां, सभी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वो नुक्कड़ नाटक देखा और वो प्रभावित हुए। तो नशे में उन्होंने भी आगे जाके, वैसे तो आजकल यूथ में ड्रग्स बहुत बढ़ रहा है, तो वो ड्रग्स के वो इतनी इफ़ेक्टिव थी, उन लोगों ने इतनी अच्छी एक्टिंग की सर, और मेरा मन किया कि ये इतने अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहीं वो बातें अप्रोच की आ जाती है सर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और उसका प्रभाव पड़ा सर। हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स ठीक हैं,
और उन्होंने फिर आगे इस चीज़ को गहराई से समझा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ओवरऑल मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमें चीज़ें पता होती है, सब चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन नाटक पढ़ना या कोई भी चीज़ का जैसे कोरियोग्राफी या किसी भी चीज़ को हम देख लेते हैं तो वो चीज़ हमें जागृत हो जाती है, वो चीज़ें हमारे सरफेस लेवल पे आ जाती है, हम उनको देखना शुरू कर देते हैं समाज में, और फिर उनके लिए जैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक ज्ञान होता है, ज्ञान हमारे अंदर है और वो कहीं दब गया है, क्योंकि बचपन में सबने पढ़े हैं सर, सबने निबंध लिखे हैं, सबने कविताएं पढ़ी है, सबने कभी संवेदना की को छुआ है, कहीं कहीं छुआ है, बट वो जो छूना है वो ऊपर आ जाता है जब ये चीज़ें वो उनको दिखा दी जाती है। जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ें सबको पता है सर, तो बिल्कुल पता है, सबने पढ़ी है, हम कोई नई बात इम्प्लीमेशन की बात हम है। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं ताकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं लोग उसको, वही साहित्य करता है सर, कि लोग उसके प्रति थोड़ा सा उसके प्रति संवेदनशील, और क्योंकि लोग आज जो मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है उसमें मशीन बन गए हैं और समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, भावनाएं वगैरह मतलब पता नहीं कहाँ चली गई है। तो ये जो साहित्य है ये इन चीज़ों को लोगों के अंदर जिंदा रहे, जो वो मर तो नहीं गई है सर, दबी हुई है, मर रही है और दबी हुई है, किसी में भी मरी नहीं है सर, सब में है, सभी इंसान हैं, आप इंसान हैं, आप में जरूर संवेदना है, वो जगाता है परिवेश चाहिए, परिवेश चाहिए, और साहित्य वो परिवेश प्रदान करता है। ये बहुत बड़ा रोल है सर साहित्य का। रूपाली जी, पूरी बातचीत में हमने वो कुछ कारणों पे जिक्र करा है ना, कि आदमी इस स्थिति में क्यों पहुंचता है। क्या इस मनोविज्ञान को बदलने के लिए हम एक सोशल ऑडिट की ज़रूरत है कि घर घर जाया जाए? वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कोई बड़ा एनजीओ हो, लेकिन सरकारों की भी इस तरह में कोई भूमिका नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी सरकार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात पे वोट मांगे हो कि ये यूथ, एक आम आदमी आत्महत्या कर लेता है, एक खास आदमी आत्महत्या कर लेता है, एक सेलिब्रिटी आत्महत्या कर लेता है, एक डॉक्टर, एक वकील, वो लोग जो बौद्धिक लोग हैं और जिनसे हमें उम्मीद है कि वो समाज को चलाएंगे, समाज में एक ट्रेंड सेट करेंगे कि आदमी उससे उनको देख के, जैसे हम साहित्यकार जो हमारे चाहे प्रेमचंद जी हुए, तमाम लोग इस तरह के तमाम जो अच्छे बड़े कवि हुए, उनको देख के हम अपना जीवन का एक सेटअप बनाते हैं, लगता है कि जीवन ऐसा होना चाहिए। तो जिन लोगों की तरफ वर्तमान में हम देख के हमें लगता है कि हमें कुछ बनना चाहिए, जब वो लोग इस तरह की घटनाएं घटा लेते हैं अपने साथ, फिर हमें लगता है अब हम कौन है ना। तो इसके लिए सोशल ऑडिट की आवश्यकता है, या क्या सरकारों को भी इस तरह की भूमिका निभानी चाहिए कि समाज में जो घट रहा है वो, तो मैंने कभी नेता को किसी को नहीं सुना आज तक कि चिंता व्यक्त की हो। इवन कि किसान मर रहे हैं दुनिया, महाराष्ट्र में इतने किसान मरे, पूरे देश में मर रहे हैं, उन पर भी कभी की उसको भी उनको ये मानते हैं कि वो कोई और ही कारण से मर गए होंगे, कोई लोन ले लिया इसलिए मर गए, लेकिन है तो वहाँ भी समाज आ जाता है, नेता भी एक समाज का हिस्सा है, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरी संसद, पूरी विधानसभाएं, हमारा पूरा जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तमाम चीज़ है ना, मीडिया भी उसमें एक बड़ी चीज़ है, भूमिका निभा सकता है। तो ये जो जिम्मेदार लोग हैं हमारा देश में तमाम, क्या इनकी भूमिकाएं इस चीज़ से मतलब लोगों को बाहर ला सकती है? सर अभी चीज़ें इतनी उलझ गई है समाज में, देश में, कि इसको एक वाक्य में या कुछ भी ऐसा कहना, एक स्टेटमेंट देना, मतलब बिल्कुल हम मानते हैं इसका उत्तर दो और दो चार की तरह नहीं है ना, क्योंकि बड़ी समस्या है ये। फिर भी आप क्या सोचती हैं? सर पहले तो जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ सर, तो मैं हमारे तबके को ही पहले लेना चाहूँगी, और उसके बाद सबसे पहले पेरेंट्स है सर, क्योंकि वो सबसे पहले गुरु होते हैं। यहाँ भी उनका रोल एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर होता है। सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं, और बहन भाई। चलो अभी तो जो बन गए, अब वो उनका बचपन तो वापस नहीं आ सकता। तो ये हो सकता है कि हम शिक्षक ही, मैं तो शिक्षक से ही अपेक्षा कर सकती हूँ सर, क्योंकि शायद मुझे जो फील होता है, क्योंकि मैं जो फील करती हूँ अपने लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें सिर्फ क्योंकि हम बच्चों में बच्चे हैं, यूथ के कांटेक्ट में रहते हैं, जो कि भविष्य है, और हम भी एक विचारधारा का निर्माण कहीं ना कहीं करते हैं।
आपको मैं बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ। जी आपको नहीं लगता, मैं खुद कहीं न कहीं शिक्षा से जुड़ा हूँ, जी क्या यथार्थ से भाग नहीं रहा शिक्षक? वो भी एक आदर्शवाद थोपता है। जो यथार्थवादी स्थितियाँ होती है हमारे जो सामने हैं, उससे हट के उसको लगता है नहीं मैं मेरा वो रूप प्रस्तुत करूँ जिससे एक आदर्शवादी शिक्षक बनूँ। यथार्थ को फिर वो छिपा देता है किसी पर्दे के नीचे। होता है सर ऐसा। साहित्य में तो बहुत होता है सर। बिल्कुल होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो टीचर, जनरलाइज नहीं कर रही हूँ सर, इसमें ऐसा होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं कोई भी वट एवर सब्जेक्ट, स्पेशली सर साहित्य में ही कह रही हूँ, हम कुछ भी कोई भी कविता या पढ़ा रहे हैं, नाटक पढ़ा रहे हैं, तो उसे हम अपने तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, अपने तरीके से समझाएंगे, और उसके जो एस्पेक्ट जो हमें पसंद नहीं है वो हम बच्चों से डिस्कस ही नहीं करेंगे। नहीं वो हम करेंगे। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं जैसी हूँ, मुझे उस पोयम का कुछ नहीं करना है, मुझे उस कविता या उस ऐसे में मेरा मुझे नहीं थोपना है। जो वो लिखा है मैं उसे उसका एक्सप्लेन कर पाऊँ। उसके बाद जैसा कि एक बार मैंने कहीं लिखा भी था या बात हुई थी, रीडर इज़ इम्पोर्टेंट, और ये हमारे एक थियोरी में भी आता है कि बच्चा, मैं कहती हूँ, क्या कहा था ना सर, बच्चे के अंदर है सब कुछ, है उसके अंदर, हमें सिर्फ उसको जागृत करना है, हमें सिर्फ उसे अवेयर करना है, एक दिशा देनी है, बस यही काम करना है हमने। तो टीचर जो है वो काइंडली कृपया ये करें कि जो है वो जैसा है उसको मौलिक रूप को उसको ना छेड़ें, उसे वैसा ही बच्चों तक संप्रेषित करें। अब बच्चे को जैसा उसे लेना है वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ले लेगा। उसके बाद दूसरा, अब ये तो बच्चों की बात हुई ना सर, और अभी सर आपने एक बात स्लिप हो गई, अभी आपने कहा था कि एजुकेटेड जो होते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हाँ, मैंने ये कहा था कि एजुकेशन में हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सी डिग्रियां हैं, जी है ना, और हम बहुत कुछ सीख गए हैं, लेकिन जब उसको हम व्यवहार में लाते हैं, व्यवहार में आते हैं अपन, तब वो डिग्रियां पीछे रह जाती है। तब हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे हम पढ़े लिखे ही नहीं हो। जी जी। तो सर एजुकेटेड आजकल एजुकेटेड होना डिग्री लेना ही नहीं है। अपने बिल्कुल अभी बहुत पहले अपने जब बात हो रही थी तो उसमें यही तो था कि एजुकेटेड होना डिग्री लेना कहाँ है, उसमें तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करो ना। नॉलेज है आपको, नॉलेज को लेके आप उस ज्ञान का बोझा अगर सिर पे ढो रहे हो तो ठीक है, ज्ञानी और अज्ञानी में ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, एक्चुअलाइज करो उस ज्ञान को, अपने लाइफ में लेके आओ तो ही है। लेकिन मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, इतना कहाँ एक्चुअलाइज किया जाता है, तो मतलब कहते हैं कि इस नॉलेज को एक्चुअलाइज करने लग गए ना तो चल गया काम, इस तरह से डायलॉग होते हैं। तो सर फिर मुझे ये फील होता है कि किसी को तो बोलना पड़ेगा ना सर। इसी में मैं कह रहा हूँ, क्या सत्ताओं का कोई दायित्व नहीं है? मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सरकारों का जो सत्ताएं हैं, मैं यहाँ किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा, तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी न किसी रूप में सत्ता में आती है, तो क्या उन्होंने कभी, मैंने पहले भी कहा कि मैंने किसी नेता को इस बात पे वोट मांगते नहीं देखा, समाज की इतनी बड़ी समस्या है और हम आपके साथ मिलकर रिमूव करेंगे, इसके लिए कुछ इस तरह के सेंटर स्थापित करेंगे जो सेंटर एक उनकी जो कंडीशनिंग हुई है उसको रिमूव करे, या ये कहिए कि इस तरह से उनको गाइड करा जाए कि ये तमाम भौतिकता है वो अलग तरह की चीज़ें हैं, जीने के लिए सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है, जीने के लिए उनको इस तरह से मोड़ा जाए कि साइकोलॉजिकल रूप से इतने साउंड हो जाए वो लोग। क्या इस तरह के सेंटर, इतना बजट आता है ना, नेता अपने गाड़ियों पे खर्च कर देते हैं, अपनी सुविधाओं पे खर्च कर देते हैं, तो क्या इसके लिए कोई सेंटर इस तरह के नहीं बनाए जा सकते, है ना? जिस तरह से बाबाओं ने बना रखे उनके तो अपने एक अलग उद्देश्य होते हैं, क्या सरकार इस तरह के प्रयास नहीं कर सकती? सर प्रयास करने चाहिए, होना भी चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए सर, कुछ नहीं हो रहा है लेकिन, और इसमें हम और आप जैसे आम लोग भी जिम्मेदार है। जिम्मेदार कहीं ना कहीं हैं, बट सर मैं सत्ताओं का कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सर मैं इतना कर सकती हूँ, मैं अगर मेरी पर्सनल बात करूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, अगर हर पर्सन ये सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ इस समाज को जो कि डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ जा रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ। सत्ताओं का तो सर बात ही छोड़ दीजिए, वो तो व्यक्ति विशेष की बात हो जाती है और उनके अपने मैनिफेस्टो, और ठीक है मैं सहमत हूँ इस बात से कि उन्हें अपने मैनिफेस्टो में इस बात को लाना चाहिए कि इस दिशा में भी काम करने चाहिए। हमारा आदमी मर रहा है, मतलब हमारा आदमी इन द सेंस लाइक हमारी धरती पे जो मानव
है वो मर रहा है, तो व्यक्ति विशेष की बात है हो जाती है, और ये होना चाहिए, अब होना चाहिए और नहीं हो रहा, ठीक है, ये बातें हैं, ये बहुत बड़ी बहस का विषय हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हर व्यक्ति यही सोच ले कि अब देखो सर, मुझे आज तक जो भी अत्याचार ओप्रेस्ड हैं, वो उस जो ओप्रेस्ड लोग हैं वो उस ओप्रेस्ड से तब बाहर आए जब उन्होंने कदम उठाया, जब उन्होंने किसी को तो उठना पड़ा। जैसे मैंने अभी बोला कि सती प्रथा थी, तो जैसे मीराबाई जी पे मेरा काम है, तो मीराबाई जी अगर ये ना कहती कि मैं तो नहीं होती सती, अगर वो हो जाती सती, तो वो क्या मीराबाई उदाहरण नहीं बन पाती, क्या उदाहरण बन पाती आज? उसने किसी को तो उठना पड़ा। मैं बोलती हूँ, मैं भी बोलती हूँ, मैं बोल देती हूँ इतना समाज में मुझे जो पसंद नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा हावी है, क्योंकि समाज बहुत बड़ी चीज़ है सर, वो हावी हो जाता है, एक व्यक्ति पर हावी होता है सर। तो मैं फिर भी बोल देती हूँ, तो मुझे कहते कि तू क्यों बोलती है इतना, मतलब इंसल्ट होती है पेरेंट्स की, घर की इंसल्ट होती है, तेरी भी होती है, तू इतना क्यों बोलती है? तो मुझे फिर वहाँ फील होता है कि किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, कोई तो बोलो। अब सत्ताओं की बात छोड़िए, बस एक हर व्यक्ति आज हम हमारी मानवता या मनुष्य मर रहा है, तो हर मनुष्य के हाथ में है ये, हर मनुष्य की जिम्मेदारी। मैं तो ये कहूँगी कि आप अपना होल्ड संभाल लें, अपने साथ कुछ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि किसी चीज़ को इतना हावी ना करें कि आपके जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। और दूसरी बात सर ये भी तो है, जीवन है कितना, पहले तो बचपन से ये सोचो कि जीवन है कितना। मैंने सर जब मैं 25 ईयर्स की थी तब मैंने ग्राफ बनाया था मेरी एज का, और आप हर कोई मुझे लगता है अपना ग्राफ जरूर बनाए एवरेज एज का, कि एवरेज एज सर क्या पता कल मर जाए, कुछ पता नहीं है, आजकल तो बीमारियां भी इतनी हैं, लेकिन चलो एवरेज एज जीते हैं हम, मान के चलते हैं। तो ग्राफ जरूर बनाना, उस ग्राफ को देख के आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। मैंने बनाया था, मैं शॉक हो गई थी कि इतनी सी उम्र है, इतनी चली गई, इतनी सी उम्र है, लाइफ इज़ रियली वेरी शॉर्ट। पहली बात तो ये सोचे, और आदमी अपने ही हाथ में ले ले, अपने साथ ना होने दे और अपने आसपास ना होने दें। तो इतना भी सर अगर अपने हाथ में लेना पड़ेगा सर, क्योंकि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। आज किसी पे एक्सपेक्टेशन सर क्या करेंगे, क्योंकि अपने परिवार वालों से एक्सपेक्टेशन, या कि परिवार वाले छोड़िए सर, एक्सपेक्टेशन इज़ द रूट ऑफ ऑल द पेन और या कोज। क्योंकि पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरो कि आप अपनी सेल्फ से कितना जस्टिस कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ को मार रहे हो, आप अपने आप की ग्रोथ में लगे हो, या अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो। आजकल सर बड़ा ये वॉग में है ये चीज़, सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला ना, आजकल वो हीरो बन जाता है कि ये देखो रोमियो बना हुआ है, इस तरह की बातें। तो यहाँ पर सर साहित्य भी जिम्मेदार आ जाता है ना। अब साहित्य की सर नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पे भी आते हैं कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक चीज़ और है सर, लोग बहुत कहते हैं कि आज का दर्शक जो है वो बहुत समझदार हो गया है, और वो किसी मूवी, या आजकल मूवी का असर ज़्यादा है ना, मूवीज़ या वेब सीरीज़, मूवीज़ और वेब सीरीज़ को देख के कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है, वो एक क्रिटिक बन गया है, ये कहते हैं। और मैं सोचती हूँ कि जो ये दर्शक वर्ग है या जो भी है, उसमें मैं शायद कम आती हूँ क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ ये सब। तो जो भी दर्शक वर्ग है, कहीं ना कहीं कभी देख भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो दर्शक वर्ग है अपने आप को इवैल्यूएट करे कि 5 मिनट तुम बैठ के आंखें बंद करके अगर ध्यान लगाएं, 5 मिनट क्या कंसंट्रेशन कर सकते हो एक पॉइंट पे? तुम्हारा कंसंट्रेशन है नहीं एक पॉइंट पे, तुम इधर उधर तुम्हारा मन भागता रहता है, तो आप यानी कि आप अफेक्ट होते हो। आप आंख बंद करके ध्यान नहीं लगा सकते 5 मिनट। ध्यान ऐसे नहीं कि कहीं जाना है, आप एक पॉइंट पे या एक सोच पे भाई आप अपने आप को देखो, आपका कंट्रोल, आप अपना कंट्रोल देखो अपने आप पर कितना। आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं है, आप अपने विचारों के प्रभाव में हैं, अपने विचारों के प्रभाव में हैं। और आप कहते हैं कि किसी मूवी, किसी वेब सीरीज़ या किसी भी नाटक या सीरियल्स का हमें प्रभाव नहीं होगा, हम तो उसको इवैल्यूएट करते हैं, हम तो उसको बड़ा ही डाइसेक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, फिर उस पर ये देते हैं। कुछ लोगों ने बीइंग अ क्रिटिक अपनी क्षमता ये बना ली होगी, लेकिन मास की बात करें, मेजॉरिटी की बात करें, तो आप इस अकाउंटेबिलिटी से नहीं हट सकते। मीडिया या ये जो भी साहित्य के रचनाकार हैं,
क्योंकि ये हटते हैं, ये कहते हैं कि हमने बना दिया है, दर्शक एंड द ऑडियंस इज सो वेल क्वालिफाइड एंड दे आर सो इंटेलिजेंट that they will not take it, they will learn from it and they will criticize it, this and that. सर मेजॉरिटी नहीं है। आप कोई भी चीज़ रिलीज़ होती है, एक हफ्ते तक उसका प्रभाव आप आसपास देख लो, वही हेयर स्टाइल चलेगा, वही चलने का स्टाइल हो जाएगा, वही कपड़ों में फैशन में आ जाएगा। और ये सर प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है पीछे से, कि इसमें मीडिया भी वही चीज़ कंज्यूम करवाती है जो वो करवाना चाह रही है, टीआरपी बढ़ती है, जिससे टीआरपी बढ़ती है, प्लस जो उन्हें समाज में चाहिए उस टाइम, क्या बात, और प्लस जो वो देखती है कि समाज इसको लाइक करेगा, वो ये नहीं देखती कि समाज का हाल क्या होने वाला है, प्रभाव क्या पर इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छे। कंज्यूम क्या कर रहा है वो, मतलब कंज्यूमरिस्ट, कम्युनलिज्म तो नहीं कहूँगी इसको, एक वर्ड ये शायद इसको कहेंगे कमर्शियलाइजेशन, ये कमर्शियलाइजेशन है सर। तो इतना कहाँ मेजॉरिटी हमारी समझदार है। तो साहित्य जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे, जिनको हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, वो थोड़ी सी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहें कि हम थोड़ा जो कन्वे कर रहे हैं ना, वो ऐसे करें कि समाज में सुधार आए, समाज डिप्रेशन से बाहर निकले, क्योंकि नकली ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, थोड़ा सा अवेयर करें ना जी। बहुत अच्छे। रूपाली जी से हमारी बातचीत हुई, आप सब लोगों ने देखा कि समाज में जितनी विसंगतियां हैं, जो जो विद्रूपताएं हैं, इन्होंने लास्ट में एक बहुत अच्छी बात कही कि आज चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो और वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, हम तमाम लोग उनके लिए सिर्फ उपभोक्ता हैं। वो जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम उसका यूज़ करें, उसका हमारे पे क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, समाज किस दिशा की ओर बढ़ता है। मीडिया की टीआरपी बढ़नी चाहिए, व्यापारी का सामान वो बिकता क्या है, वो चीज़ क्या है, वो प्रभाव क्या डालेगा, मेंटलिटी पे क्या प्रभाव डालेगा, और उससे व्यक्ति किधर चला जाएगा वो मायने नहीं है। तो भौतिकता इतनी बढ़ गई, हमें इस सारी बात का सार यही है, ये ऐसी समस्या है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। हमारा प्रयास है कि ये कम हो, डे बाय डे ये कोशिश है, क्योंकि समाज जिन रूढ़ियों से बंधा हुआ है वो कम होने वाली नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास सतत जारी रहेगा, इस तरह के मुद्दों पे हम बात करें, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो ऐसी बातों के बारे में सोचते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे कहीं लगता है, इस सारी बात से मैंने इनसे एक चीज़ ये जानी कि हमारे अधिकार क्या है, इसके साथ साथ हमारी ड्यूटी क्या है, और हमारे अपने अलावा जो हमारे आसपास हमारा जो सराउंडिंग है वहाँ हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर इतना ही कर लें, हर आदमी अपने अपने बारे में और अपने सराउंडिंग के बारे में, जो रूपाली जी की बात का एक सार आया है, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा और इस तरह की समस्याओं में एक कमी आएगी। आप सब लोगों ने इनको इतने धैर्य से सुना और इन्होंने बहुत बारीकी से जो इनकी अपना विज़न है, जिस वजह से इनको हम लेके आए, अपनी बात कही। उम्मीद करते हैं कि इनका प्रभाव आप पे जाएगा और आप इन बातों पे गौर करेंगे, ताकि इस तरह की समस्याएं डे बाय डे ख़त्म नहीं हो, तो धीरे धीरे करके रिमूव हो और उनमें कमी आए। बहुत बहुत धन्यवाद।